तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ रुकावट नहीं होती, पर पुलिस के क्षेत्र में ज़बरदस्त रुकावट है, क्योंकि मैंने कहा ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टेटस को बनाए रखने के लिए। जो ब्रिटिश सरकार ने हमें जो पुलिस का ढांचा दिया था, वो एक ऐसा ढांचा था कि पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव के अधीन काम करेगी, और फिर एग्जीक्यूटिव जो भी आदेश देता है, सही हो गलत हो, वैधानिक हो अवैधानिक हो। और देखिए, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी अगर एक हो जाए किसी मुद्दे पे, तो फिर समझिए वो हिंदुस्तान में किसी भी को दूसरे व्यक्ति को धराशायी कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, हमेशा कोई भी एडिटोरियल आप निकालिए, उसमें ये बात आएगी कि पुलिस सुधार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे हमारी याचिका पे, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, या उसको बड़े मतलब उस पर बड़ा फर्जी काम हो रहा है। ये सब बात आलोचना के रूप में निकलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना लागू किया जाए तो कहाँ पे लापरवाही है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पुलिस सुधार का ही नहीं, कितने बिंदु ऐसे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। इस देश में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, they have mastered the art of circumventing, I'm not saying defying, circumventing the Supreme Court directions। कि मतलब हम स्वांग तो रचेंगे कि हम पालन कर रहे हैं, परंतु हम उसका जमीन पे पालन नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की व्यवस्था को न सिर्फ भीतर से देखा है, बल्कि उसे सुधारने के लिए भारी संघर्ष भी किया है। पुलिस सुधारों के लिए इन्होंने भरपूर काम किया है। हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह जी, पूर्व IPS अधिकारी। इन्होंने कमान संभाली है असम की, उत्तर प्रदेश की, और BSF प्रमुख भी रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। पुलिस सुधारों के लिए सर आपने भरपूर काम किया, एक लंबा अरसा आपने गुजारा है। अभी आपको सर लगता है कि जो स्थिति, जो ख्वाब आप देख रहे थे, वहाँ तक पहुँच पाए? देखिए, सपना तो साकार होने में समय लगता है, और पर मैंने जो सपना देखा था उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़रूर है कि बड़ी मंथर गति से चल रहे हैं, और रास्ते में रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, व्यवधान हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी एक जागृति हो रही है, और जनमानस में पुलिस सुधार का एक बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। आपने सर बीज तो बहुत पहले बो दिया था, और 2006 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी जारी किए, लेकिन क्या अब 6 से 2025 में हम हैं, वो राज्य सरकारें ये सब लागू कर पाई सर जो निर्देश? देखिए, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ आप सुधार की बात करिए तो कोई रुकावट नहीं आती। आप खेती में कुछ सुधार लाना चाहें तो कोई रुकावट नहीं आएगी। आप टेक्नोलॉजी में कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आवें तो रुकावट नहीं होगी। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ रुकावट नहीं होती, पर पुलिस के क्षेत्र में ज़बरदस्त रुकावट है, क्योंकि मैंने कहा ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टेटस को बनाए रखने के लिए। जो ब्रिटिश सरकार ने हमें जो पुलिस का ढांचा दिया था, वो एक ऐसा ढांचा था कि पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव के अधीन काम करेगी, और फिर एग्जीक्यूटिव जो भी आदेश देता है, सही हो गलत हो, वैधानिक हो अवैधानिक हो, उसका पालन पुलिस करेगी। ये हमारे मतलब पुलिस एक्ट जो बना है, वो पुलिस एक्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमें आदेश का पालन करना ही है, हम उसमें सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो ये ढांचा वो छोड़ के गए थे, और दुर्भाग्य से वो ढांचा अभी तक चला जा रहा है। अब इस ढांचे को बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट किसका है? पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है, ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट है। और देखिए, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी अगर एक हो जाए किसी मुद्दे पे, तो फिर समझिए वो हिंदुस्तान में किसी भी को दूसरे व्यक्ति को धराशायी कर सकते हैं। बट ऐसा इंटरेस्ट क्यों है सर? क्या देखिए डिटेल में अगर हम जाने तो? नहीं, डिटेल में ये जानना चाहें कि पुलिस उनके आदेशों के अनुसार चलती है। पुलिस पे उनका स्ट्रैंगल होल्ड है। पुलिस की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन सब कुछ वो तय करते हैं। तो वो ये अधिकार अपने छोड़ना नहीं चाहते हैं, और पुलिस हमारे आदेशों के अनुसार चले, ये भी वो नहीं छोड़ना चाहते। तो पुलिस सुधार के लिए वह सहमत हो जाएं, वो तो वही बात होगी कि ज़िम्मेदारी एबोलिशन का आप एक्ट पास करिए और ज़मींदार से कहिए कि इस पर दस्तखत कर दो। तो वो दिक्कत आ रही है। पर यह है कि जनमानस में ये भावना हो गई है कि पुलिस में सुधार होने चाहिए। और जब भी देखिए कोई बड़ी वारदात होती है, कोई स्कैंडल हो जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी क्राइसिस हो जाती है, तो हम ये देखते हैं हमेशा
कोई भी एडिटोरियल आप निकालिए, उसमें ये बात आएगी कि पुलिस सुधार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे हमारी याचिका पे, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, या उसको बड़े मतलब उस पर बड़ा फर्जी काम हो रहा है, ये सब बात आलोचना के रूप में निकलता है। सर तो यही तो मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना लागू किया जाए तो कहाँ पे लापरवाही है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पुलिस सुधार का ही नहीं, कितने बिंदु ऐसे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। इस देश में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सर्कमवेंटिंग, आई एम नॉट सेइंग डिफाइन, सर्कमवेंटिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, कि मतलब हम स्वांग तो रचेंगे कि हम पालन कर रहे हैं, परंतु हम उसका ज़मीन पे पालन नहीं करेंगे। दिखाने के लिए कागजी कार्रवाई कर देंगे कि हाँ उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, पर ज़मीन पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये इस देश में इसमें महारत हासिल कर ली है, एक्सपर्टीज़ हो गई है, और हमारे जो पुलिस संबंधी निर्देश है वो भी उसी की एक तरह से बलि चढ़े हैं। सर कोई ऐसा स्टेट है जिसने इसको बहुत ही स्वेच्छा से लागू किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ? देखिए, सबसे पहले तो केरल ने इसमें बड़ी स्वेच्छा से, जब एंटोनी थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लागू किया था। और बाकी ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे कि मतलब इस दिशा में अच्छा काम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, परंतु यह है कि अभी भी बहुत काम बाकी है, और ज़मीनी स्तर पे वो अभी परिलक्षित नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे जब परिलक्षित होने लगेगा तब असल में परिवर्तन होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे पुलिस सुधार आज के परिवेश में ऐसा ही है जैसे समुद्र मंथन किसी ज़माने में था। पूरे देवता और राक्षस सब मिले थे, फिर अमृत निकला था, और अमृत के लिए क्या लड़ाई हुई थी आपने देखा। तो यहाँ भी अभी मंथन हो रहा है। अब तब कागज़ पे देखें, पार्टी जो अपनी मैनिफेस्टो इशू करती हैं इलेक्शन के पहले, उसमें कई मतलब कांग्रेस ने लिखा कि हम पुलिस सुधार करेंगे, बीजेपी ने भी पुलिस में सुधार की बात की, परंतु वो बात केवल मैनिफेस्टो तक रह जाती है, आगे जाके उस पर जो सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। पर देखिए, एक जनमानस में ये भावना धीरे धीरे जो फैलती जा रही है, मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले ये इंटेंजिबल है, इसको आप देख नहीं सकते, परंतु जनमानस में ये बात है कि पुलिस सुधार नाम की कोई ऐसी चीज़ है। अब उससे एक साधारण आदमी से पूछिए पुलिस सुधार के माने क्या होता है, तो शायद नहीं बता पाएगा, पर वो ये ज़रूर कहेगा पुलिस में कुछ परिवर्तन होने चाहिए, जो एक सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कोई पुलिस अफसर उन्होंने किया था। इतना काफ़ी आदमी जानने लगे हैं, और ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे जैसे ये भावना बढ़ती जाएगी, मैं समझता हूँ एक दिन जनमानस का ही इतना दबाव होगा कि लोग पुलिस सुधार लागू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देखिए, कोई ठिकाना नहीं, इंग्लैंड में पुलिस सुधार हुए, रॉबर्ट पील एक प्राइम मिनिस्टर, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में ये आ गया कि होना चाहिए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने इस दिशा में कहा ज़रूर है कि स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए। स्मार्ट माने सेंसिटिव, उसके जो एक्रोनिम है, तो एस से सेंसिटिव हो गया, एम से मोबाइल हो गया, ए से अकाउंटेबल हो गया, आर से रिस्पॉन्सिव हो गया, टी से टेक्नोसेवी हो गया। तो प्रधानमंत्री ने भी व्याख्या की है कि ऐसी पुलिस चाहिए, पर ऐसी पुलिस करने के लिए जो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया है। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस सेंटर के अधीन है नहीं पुलिस, ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये भी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए दिक्कत है। पर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर को ठान लेंगे कि ये करना है, उस दिन किसी ने कोई ना कोई वो तरीका निकाल लेंगे, और कम से कम जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहाँ तो करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलने वाली थी सर, पर ये कि प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हमें ये करना है। आप इसके लिए प्रधानमंत्री से मिले सर? आपने कोई गुजारिश की कि ऐसा? हाँ, प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री को मैंने ये किताब भी भेंट की, स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, और इसको उन्होंने लिया, बड़े हंसते हुए लिया। अब वो हंसना बड़ा मतलब महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट था, उसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। वो जानते हैं मैं इसके लिए कैंपेन कर रहा हूँ, परंतु उनकी भी कुछ दिक्कतें होंगी, उनके ऊपर भी कुछ दबाव होंगे। हाँ, लेकिन तमाम आज की डेट में भाजपा के तमाम प्रदेशों में सरकारें हैं, हाँ, भाजपा की, और चाहे तो ये बहुत ही सहजता से इसको, जिस दिन प्रधानमंत्री ठान लेंगे तो अपने बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लागू हो ही जाएगा। लागू ऐसे कागज़ पे अगर आप देखिए, हर स्टेट थोड़ा डिफेंसिव पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समय समय पे जब उनसे मांगती है कि आपने इस दिशा में क्या काम किया, तो उनको एक एफिडेविट देनी पड़ती है, और एफिडेविट में हमेशा उनका दिखाने का ये प्रयास होता है हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये हमेशा होता है। अब वो जो स्वांग रचते हैं
जो एफिडेविट देते हैं उसके अंतर्गत थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हो ही जाती है, न चाहते हुए भी, विली निली जैसे भी कुछ न कुछ कार्रवाई करना पड़ता है, कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है। तो मैंने कहा ना उस दिशा में प्रगति हो रही है, बड़ी मंथर गति से हो रही है। और ख़ासतौर से डीजीपी के अपॉइंटमेंट के बारे में काफ़ी हो रहा है, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर उस दिशा में भी काफ़ी हो रहा है। कंप्लेंट्स अथॉरिटीज़ भी कई जगह बन गई हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि उस दिशा में गाड़ी बढ़ रही है बड़ी मंथर गति से, परंतु जो परिवर्तन ज़मीनी स्तर पे हमें देखने चाहिए वो अभी किसी दुर्भाग्य से अभी परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। सर, जब हम कहते हैं पुलिस सुधार तो इसके दायरे में क्या क्या आता है सर? देखिए, पुलिस सुधार का दायरा बड़ा व्यापक है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया। पुलिस सुधार का देखिए कुछ तो कोर इश्यूज़ हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, जड़ वाले इश्यूज़ हैं। तो वो जड़ वाले जो इश्यूज़ हैं या कोर इश्यूज़ हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्देश में सम्मिलित हैं। वो तो मतलब दे टच द हार्ट ऑफ द मैटर। जैसे शरीर में आपका दिल होता है, हाथ होता है, पैर होता है, तो मेरा ये कहना है कि अगर दिल पे अभी आप काम नहीं कर सकते तो हाथ पैर और चीज़ों पे काम करिए, संसाधनों से इसको लैस करिए। अब जैसे मेरा कहना है कि पुलिस सुधार है तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे कोई विवाद हो नहीं सकता, पर उस दिशा में भी अगर हम आगे बढ़ें तो पुलिस और सक्षम हो जाएगी। अब जैसे जनशक्ति की बात है, यानी कितनी मैन पावर होनी चाहिए, तो अब आज की तारीख में ऐसे तो कहने को तो देखने को तो बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए हमारी जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं इस समय करीब 2.5 मिलियन से भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी 25 लाख से भी ज़्यादा है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, हालांकि उनसे हमारा इस समय मतलब नहीं है, वो भी 1.1 मिलियन है। तो पुलिस फोर्स ऐसे कागज़ पे तो बहुत है, पर हम आबादी को देखते हुए ना हमें देखना है। आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है 140 करोड़ की, तो उसको देखते हुए हमारी जनशक्ति बहुत कम है। जनशक्ति होनी चाहिए ऐसे यूएन का एक मापदंड कहा जाता है, हालांकि मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ, फिर भी एक कहने के लिए है कि यूएन का मापदंड है 222 आदमी होने चाहिए हर लाख जनता पे। और इस समय जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो करीब 196 की है, मतलब हाफ है। नहीं, 196 सैंक्शन है। एक्चुअल बूट्स ऑन द ग्राउंड जो कहते हैं वो केवल 152 है। मतलब स्वीकृति तो 196 की है, पर उतनी बाकी तो वैकेंसीज हैं। पूरे हिंदुस्तान में करीब 500,000 5 लाख करीब वैकेंसीज हैं इस समय। तो यह है कि अगर स्वीकृतियाँ भी पूरी भर दी जाएँ तो भी आप 192 तक ही पहुँचेंगे, जबकि एक पॉपुलर उसमें यह है कि मापदंड 222 होना चाहिए। तो मतलब हम कहते हैं जनशक्ति आप बढ़ा सकते हैं। अब जनशक्ति के बढ़ाने में क्या दिक्कत है? आदमी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, आप भर्ती करिए, भर्ती करते जाइए। और औरतों की संख्या भी मतलब महिला पुलिस में बढ़ाने की बहुत बराबर बात होती रहती। अभी केवल करीब 11% पहुंचा है और टारगेट है कितना 33% का। तो जनशक्ति आप बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो कमी है, गाड़ियों की कमी है, उसमें भी कोई विवाद नहीं। भाई इतनी गाड़ियों की हमें आवश्यकता है, आप क्यों नहीं देते? टेलीफोन की आवश्यकता है, वो आप जितना होना चाहिए उसमें देने कोई हम तो वी आर टेक्नोलॉजिकल पावर। तो टेलीफोन पर आज की तारीख में ऐसे थाने हैं, आपको ताज्जुब होगा, जहाँ गाड़ी नहीं है, जहाँ टेलीफोन नहीं है। आज की तारीख में भी ऐसे थाने। अब ये दूसरी बात है कि आज सिपाहियों के पास मोबाइल हो गया, इसलिए वो अपना काम चला लेते हैं, पर सरकार की तरफ से जो स्वीकृत टेलीफोन है वो अभी नहीं है। तो इस तरह संसाधनों की कमी। आप ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करिए, कम्युनिकेशंस में बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज। ये तो बेसिक चीज़ें हैं पुलिस के फंक्शन करने के लिए सर। बेसिक चीज़ें हैं, पर वो थोड़ा थोड़ा दिया है ना, बहुत कम दिया है। और पुलिस की बजटिंग अगर आप देखें तो कितनी 1.5 या 1.6% कुछ है। इतने कम पैसे से क्या होगा पुलिस का काम? आजकल देखिए राज्य सरकारों की प्राथमिकता किस दिशा में है? रेवड़ियाँ बांटने में। ऐसे योजनाओं पे पैसा खर्च करिए जिसका रिटर्न आपको मिले और जिससे प्रभावित होकर और जिससे प्रसन्न होकर जनता आपको वोट दे। सारा जोर इस पे है। बजट खाली कर देते हैं वो रेवड़ियाँ बांटने में। पर अच्छा खैर बात आ गई, हम लोग थोड़ा सा विषय से हट गए। पर यह है कि भर्तियाँ होनी चाहिए। तो संसाधन बढ़ाइए, आप ट्रांसपोर्ट बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज बढ़ाइए, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिवाय इसके कि आप इन्वेस्टिगेशन को और स्टाफ दीजिए, वो आप करिए। तो ये सब चीज़ें करिए तो अपने आप पुलिस थोड़ा सक्षम हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी। और अभी जो हालात हैं, अब देखिए स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट इनकी जो है
स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, एक रिपोर्ट कॉमन कॉज ने निकाली, उसमें वो लिखते हैं कि एक औसत पुलिसकर्मी 17 घंटे काम करता है और कोई छुट्टी नहीं मिलती। अब ये तो अमानवीय है। आप टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि पुलिसकर्मी का भी कोई ह्यूमन राइट होता है कि वो भी होली दशहरे के दिन वो तरस जाता है अपने परिवार के साथ रहने को, संडे उसको मिलता नहीं, छुट्टी उसको मिलती नहीं, त्यौहार में उसकी ड्यूटी और तिगुनी हो जाती है। तो ये सब बातें हैं। वर्किंग आवर्स हम रेगुलेट करें कि भाई आप 8 घंटे या हम कहते 12 घंटे ड्यूटी दे दीजिए उनकी शुरू की, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप 8 घंटे पे लाइए, 12 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट बना दीजिए और उसके लिए जितने अतिरिक्त कर्मी हो की आवश्यकता है उसको भर्ती करिए। तो ये आप संसाधन और सुविधाएं बढ़ाइए, उनका मोरल अच्छा हो। हाउसिंग का देख लीजिए, हाउसिंग का सेटिस्फैक्शन परसेंटेज 25% है, यानी जहाँ 100 घर बनने चाहिए पुलिसकर्मियों को मिलने चाहिए वहाँ 25 मिल रहे हैं। ये क्या बात है? आपका हमारे पास पैसे कोई कमी नहीं है, सारे हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पुलिसकर्मियों के लिए घर आप नहीं बना सकते। ये तो एक तरह की जाति है जो मतलब पुलिसकर्मियों के साथ हम कह सकते हैं कि है, लेकिन जो पुलिस की अपनी छवि भी पुलिस ने बहुत ख़राब की, चाहे वो मानवाधिकार उल्लंघन हो, फर्जी इनकाउंटर हो या कस्टोडियल डेथ हो। देखिए, पुलिस से गलतियां होती हैं, पुलिस में गलत आदमी भी हैं, वो सब मैं मानता हूं, पर जिस आदमी के साथ आप न्याय नहीं करेंगे बल्कि अमानवीय उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको रहने को ठीक घर नहीं है, उसको ड्यूटी के अवस कुछ नहीं है, दिन भर काम करता है और व्यवस्था ऐसी है कि जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो जो सबसे पहले पुलिस की गर्दन नपती है। अब बेंगलोर में अभी स्टैम्पीड हुआ, ये जो क्रिकेट की टीम लौटी जीत के, RCB, तो अब उसमें सबसे पहले पुलिस की गर्दन नाप दी गई। अब पुलिस की उसमें क्या गलती थी? कल रात को तो विजय पाई आपने, उसके बाद दूसरे ही दिन आप चाहते हैं बेंगलोर कमिश्नर ने कहा कि साहब हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, अगले संडे को किया जाए। उनको वो रूल करके ज़बरदस्ती, इसलिए कि कुछ ऐसे आदमी थे जिनको लंदन जाना था, उनकी फ़्लाइट बुक थी। अरे तो एक आदमी के लंदन जाने के लिए आप पूरा मतलब व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेताओं ने ये आयोजन कराया जी, और जो ये प्रीमियर लीग के लोग हैं वो सब इसमें शामिल थे, और गर्दन किसी नपी, पुलिस की नपी। कोई भी कहीं भी चीज़ कुछ गलत, अच्छा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती कुछ नहीं, बस सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सब लोग इनकी गर्दन नप गई। तो मैं ये कहता हूँ जब भी कोई चीज़ लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में गलत होती है तो फिर नेता उसमें बच जाता है, ब्यूरोक्रेट उसमें बच जाता है, खाली पुलिस की गर्दन नपती है। तो व्यवस्था आज की ऐसी है, आप पहली बात तो आप यू डोंट गिव पुलिस ए फेयर डील, आप उसको हाउसिंग देते नहीं, आप उसको दिन भर रगड़े रहते हो, उसको हर बात में सबसे पहले उसी को दंड मिलता है। तो फिर उस आदमी से आप क्या अपेक्षा करते हो? उसके देखिए साइकोलॉजी बिगड़ती जाती है, दैट दिस सोसाइटी इज़ नॉट फेयर टू मी, दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट फेयर टू मी। और जब उसके दिमाग में ये भर जाता है फिर वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा, घर में बीवी पे निकालता है और सड़क पे कॉमन मैन पे निकालता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन। तो ये भी समझने की बात है। अब इतने जो सुसाइड्स होते हैं, फ्रैट्रिसाइड्स होते हैं, क्यों होते हैं? तो गहराई में जाने की ज़रूरत है। आदमी छुट्टी चाहता है, छुट्टी नहीं मिलती, कहते हैं साहब छुट्टी नहीं देंगे, आप छत्तीसगढ़ में ड्यूटी दे रहे हैं, आप माओवादियों को कुचलना है और मार्च 26 तक उनको दमन करना है। अभी छुट्टी तो आदमी So there is a dire need to work on the mental health also of the police. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मोरल, हर चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आप खाली उसको हथियार दे के आप ये समझिए कि वो बढ़िया काम कर देगा, ये ज़रा कहना मुश्किल है। और फिर आप उसको एकदम सबॉर्डिनेशन में रखते हैं। अब छवि खराब है। अब बंगाल में छवि खराब क्यों है? सरकार चाहती है कि आप गलत काम करें, सरकार चाहती है कि तृणमूल के आदमी किसी की हत्या कर दें, किसी का बलात्कार कर दें, किसी को लूट लें, किसी के साथ अत्याचार करें, उसके खिलाफ कार्रवाई मत करिए। छवि किसकी खराब होती है? छवि तो पुलिस की खराब होती है, और तृणमूल कांग्रेस वाला पीछे बैठा रहता है। ये हर जगह ये होता है। देखिए, ये हर जगह होता है। जब भी कहीं इस तरह राज्य में जहाँ भी पुलिस का दुरुपयोग होता है, छवि पुलिस की खराब होती है और सरकार कहती है कि हम क्या करें, पुलिस को बलि का बकरा बना देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे। लेकिन सर, जैसे जब पुलिस चाह लेती है तो केस तुरंत सॉल्व भी हो जाता है। जैसे अभी हम बिहार का एग्जाम्पल ले लें, गोपाल खेमका का जैसे मर्डर हुआ, फिर जिस फुर्ती के साथ पुलिस ने काम किया, वो पूरा का पूरा लोग पकड़े भी गए, जिन गुनाहगार। तो अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मैंने जब नौकरी शुरू की थी आज से 50 साल पहले, या और ज़्यादा हो गया शायद,
तो हमको ये कहा जाता था कि हुजूर पुलिस कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकती सिवा बच्चा पैदा करने के, और अब तो औरतें भर्ती होने लगी तो वो भी काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब पुलिस अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए और शासन का पूरी बैकिंग हो अच्छे काम के लिए तो पुलिस रिजल्ट दे देती है। मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए 2013 में, हाँ 2013 जी, राइट्स हुए। क्यों राइट्स हुए? क्योंकि दो वर्ग थे, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक वर्ग ने देखा कि एफआईआर में नाम पुलिस, जिसका नाम पुलिस लिखना चाहती है वो लखनऊ से फ़ोन आ रहा है कि उसका नाम निकाल दो। तो उन्होंने देखा जब पुलिस इस तरह काम कर रही तो हमको तो इंसाफ मिलेगा नहीं, तो कानून अपने हाथ में लो। फिर इस तरह राइट शुरू हो गए। तो राइट कैसे शुरू होते हैं? पुलिस नहीं राइट शुरू करवाती है, कुछ कोई कारण होता है उस राइट शुरू होता है। और फिर जब ऐसी परिस्थिति में फिर पुलिस से आप पुलिस इंसाफ कैसे देगी? हैदराबाद में बलात्कार होगा है, उसके बाद 24 ये हुआ, गर्दन पे सवार हो गए पुलिस के कि साहब 24 घंटे में 3 दिन में कहा गया कि बलात्कारियों को पकड़ो मारो। मतलब अनरिटन ऑर्डर ये था कि उनको मार दो, मार दिया इन्होंने, 3-4 आदमी को मार दिया। अब उसके बाद उन्होंने तो मार दिया, उस समय तो वाहवाही मिल गई उनको, और उसके बाद जब हल्ला मचा तो जुडिशियल इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी में मर्डर केस रजिस्टर हो गया पुलिस वालों के खिलाफ। तो गलत काम होता कहाँ से है? हम कोई हत्यारे नहीं हैं, हम कोई खूनी नहीं हैं, हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज से आप हैं, जिस समाज से अच्छे अच्छे लोग हैं। पर आप हमसे पहले तो गलत काम करवाओगे, उसके बाद हमको सूली पे भी चढ़ा दोगे, और आम जनता ये महसूस करेगी कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी। दोस्ती दुश्मनी पुलिस की भी बुरी है, वकील की भी बुरी है, डॉक्टर की भी बुरी है। सब ये इन लोगों 3 वर्ग से वास्ता ना पड़े तो जीवन बहुत सुखी रहे। सर, ये जो आपने एक संघर्ष शुरू किया पुलिस सुधार को लेकर, ये इस तरह का संघर्ष कोई भी व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत तौर पे कोई घटना ना घटे वो नहीं करता। आपका अपना भी बहुत संघर्ष रहा, जबकि आप उच्च पदों पर रहे। देखिए, मुझे भी धक्का लगा, धक्का बहुतों को लगता है, पर धक्के को फिर हमारे साथ फ़र्क बस यही हुआ कि मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चला रहा हूँ, पूरे जोश से चला रहा हूँ और बड़ी नेक नियति से और ईमानदारी से चला रहा हूँ, भ्रष्ट अधिकारियों को मैं एक एक करके उनको ठिकाने लगा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझको हटा दिया जाता है। और आरोप कौन लगाता है? ये भ्रष्ट अधिकारी। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग ये एक्सपीरियंस था। और शुरू करियर में जब मैं डीआईजी था तब ये हुआ। तो ये क्या सिस्टम है भाई? यू आर कैरिंग ऑन अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, and these corrupt bastards, they conspire against you and they get you disgraced and humiliated. So a policeman needs to be politically also very नहीं, मतलब जैसे एक धक्का ये लगा, फिर और धक्के और भी लगे। आसाम का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। आसाम में मुझे भेजा गया एक काम करने के लिए, मैंने काम कर दिया जो काम करना था। इलेक्शन का उनका तो इलेक्शन करवा दो, यहाँ उल्फा धमकी दे रहा है कि इलेक्शन नहीं होने देगा। मैंने उल्फा को इतना उनको दौड़ाया कि वो कभी इलेक्शन में दखल नहीं दे पाए। इलेक्शन शांतिपूर्वक हो गया। उसके बाद मैंने कहा मुझे वापस ले लो। नहीं, पर उस समय कुछ ऐसा माहौल था, नहीं आपने इतना अच्छा काम किया, थोड़े दिन और रह जाइए पुलिस में, यहाँ आसाम पुलिस को सुधार दीजिए। अब मैंने कहा चलिए भाई, जब बड़े लोग कह रहे हैं तो हम अब थोड़ी दिन और रुक जाते। पर अब जो चीफ मिनिस्टर थे और जो ब्यूरोक्रेसी थे वो सब ऐसा काम करना चाहते थे कि जिसमें मतलब प्रोफेशनली मैंने देखा कि मैं तो काम कर ही नहीं सकता हूँ। वो कोतवाली में पोस्टिंग वो करेंगे, थानेदार की पोस्टिंग वो करेंगे, डिप्टी एसपी की पोस्टिंग। मैंने कहा भाई देखो, मैं कुर्सी की शोभा बढ़ाने नहीं आया हूँ, या तो मुझे काम करने दो या मुझे जाने दो। और जिस तरह से परिस्थितियाँ आपने बना दी है, मैं यहाँ गुलदस्ते का फूल नहीं हूँ। इफ़ आई कैनॉट फंक्शन इफेक्टिवली एज डायरेक्टर जनरल पुलिस, आई वुड लाइक टू गो। तो उनका ठीक है, आप जाना चाहते हैं चले जाइए। ठीक है, वो भी कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। फिर उत्तर प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि उत्तर प्रदेश में क्या है? भयमुक्त समाज। और भयमुक्त समाज की हमने स्थापना कर दी है। आज ये कह रहे हैं कल्याण सिंह की बात। हाँ, कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं, और 3 दिन बाद मुझे निकाल दे रहे हैं।
कॉन्ट्रडिक्टरी कितना हाँ, मतलब तो जर्नलिस्ट ने पूछा भाई ये भयमुक्त समाज किसने स्थापित किया था? आपका भयमुक्त समाज तो ये पुलिस ने किया था। माफिया के विरुद्ध सबसे पहले संगठित अभियान उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में चला था। पूरे तराई वाले? जी नहीं, तराई तो आतंकवाद था, ये तो माफिया के खिलाफ माफिया के खिलाफ पहली बार अभियान चला था। ये दिस हैज बीन एंडोर्स्ड बाय सब्सिक्वेंट इंक्वायरी, एक इंक्वायरी बाद में बैठाई थी एक IAS अफसर के पटनायक के नेतृत्व, उन्होंने ये लिखा कि सबसे पहला अभियान प्रकाश सिंह के नेतृत्व में चला। हाई कोर्ट ने मेरे अभियान को सराहा। सब कुछ हुआ, पर मतलब भयमुक्त समाज की स्थापना जिसने की उसको आप 3 दिन बाद निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? बहुत सारे राजनीतिक कारण थे। तो मेरी नौकरी में जो ये मेरे अनुभव हुए तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग बेसिकली रॉन्ग विद द सिस्टम। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से ये होता है कि आदमी जब एकदम निष्कपट और निश्चल होकर भी काम करे तो भी उसको तकलीफ होती है, तब भी उसको चोट लगती है, तब भी उसको बेइज्जत किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और इस सिस्टम में जो ऐसी खामियां उसके लिए उसको हटाने का प्रयास किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के जो पुलिस अधिकारी कम से कम वो तो एक सही वातावरण में काम कर सकें। ये मेरे दिमाग में आया। तब मैंने सारी जितनी कमीशन की रिपोर्टें, जितनी पुलिस रिपोर्टें, सब मतलब साल भर तक मैं ये सब पढ़ता रहा। पढ़ा पहले भी था, देखा पहले भी था, पर अब जरा गहराई में एक एक लाइन पढ़ता रहा। और फिर मैंने पढ़ के सोचा कि नहीं, देखो राज्य स्तर पे मुझे जो संघर्ष करना था वो मैं कर चुका। कोई नहीं सुनने वाला है इस देश में, सिवाय कि सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाज़ा बचा है, इसको खटखटाया जाए, शायद यहाँ सुनवाई हो जाए। ये मैं इस नतीजे पे था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं अपने स्तर पे बहुत सारी बातें, मैंने कमिश्नरेट ऑफ पुलिस के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया था। 1978 में ये घोषणा हो गई, 1978 में घोषणा, 77-78 में घोषणा हो गई कि कमिश्नरेट ऑफ पुलिस कानपुर में बनेगा, हम लोगों के संघर्ष से। सो हर जगह आपकी ईमानदारी ही आपकी समस्या बनी। ब्यूरोक्रेसी भी मुझसे बहुत नाराज़ थी, होम डिपार्टमेंट मुझसे बहुत नाराज़ था, क्योंकि मेरा ये पॉलिसी थी कि होम डिपार्टमेंट से कोई आदेश आता है, अगर मुझे आदेश लगा कि ये जनहित में नहीं है, पुलिस के हित में नहीं है, और ये खास किसी विकृत मानसिकता का प्रतीक है, तो मैं उस आदेश को लागू नहीं करता था। होम डिपार्टमेंट इशू करता रहे। फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मैं एक्शन कैसे लेंगे? मैं कोई कच्ची गोली नहीं खेला था। मैं ऐसी फाइलों को एक दिन मुख्यमंत्री के पास ले जाता था, कहा साहब ये देखिए ये गलत आदेश आया है। गलत क्यों है? 1 2 3 4 5 अपने मैंने कारण बता दिए। अच्छा, मुख्यमंत्री मेरे जानते थे कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं, वो मेरी बात सहमत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इसको फाइल पे अपनी नोटिंग लगा के भेज दीजिए कि इसको मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की और इन कारणों से इस आदेश को कृपया आप वापस ले लीजिए। तो मैं फाइल को हमेशा हफ्ते 10 दिन बाद लौटा देता था कि भाई मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात कर ली। अब होम डिपार्टमेंट को ये बात बहुत खलती थी कि हमारे आदेशों को ये मुख्यमंत्री से कटवाते रहते हैं। तो होम डिपार्टमेंट को बहुत बुरा लगता था कि ये DG अजीब खर दिमाग आदमी है, इसको कोई कागज़ भेजो, ये कहता कि नहीं ये ऐसे होना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो सभी मुझसे नाराज़ थे। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुझसे नाराज़ थे। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लीकेज के लेकर होम डिपार्टमेंट मुझसे नाराज़ था। कई मंत्री मुझसे नाराज़ थे। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर कुछ बातें थी। सब बातें ऐसी खिचड़ी बनी कि फिर मेरे विरोध ऐसा वातावरण हो गया कि मुझे मतलब बेइज्जती करके निकाला गया। बेइज्जती करके नहीं, अब हटाया नहीं गया। What do you mean by बेइज्जती? बेइज्जती मतलब कि 11:30 बजे मुझे बुलाया जाता है और लिफाफा पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि 1:30 बजे तक आप हैंड ओवर कर दीजिए। इन द मॉर्निंग 11? हाँ, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। अरे DGP का पद कोई सिपाही का पद तो नहीं है कि तुम निकल जाओ और सस्पेंड हो गए और ये हो गया। अब DGP को आप कहते हैं कि हाँ भाई इस तारीख से आप चार्ज हैंड ओवर करिए। फिर आमतौर पे जो अच्छी परंपरा है कि DG हैंड ओवर करने के पहले अपने चार्ज में पूरी जगह घूमता है, सबसे विदा लेता है कि आप लोगों के साथ एक फेयरवेल परेड होती है, तब जाता है। ये थोड़े कि आप 11:30 बजे कहिए और 1:30 बजे चला जाए। बेइज्जती थी। और इंडिया टुडे ने ही इसको लिखा था कि उस समय उनके वर्ड थे, इट वाज द अल्टीमेट इन ह्यूमिलिएशन फॉर द DGP। तो ये सब मुझे अच्छा, मतलब उस समय तो मैंने कह दिया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। मुझे इतनी बेइज्जती लगी थी, मैंने कहा था अब मैं आगे नौकरी नहीं करूँगा, मैं आज से छुट्टी जा रहा हूँ, मैं अपना इस्तीफ़ा आपको भेज दूँगा। और मेरा ये था कि अब मुझे मेरे दिमाग में और दिलो दिमाग में कड़वाहट इस बात की थी कि मैंने 34 साल उस समय तक हो चुके थे, मतलब नौकरी की और मेहनत से और ईमानदारी से की, और आखिर में मुझे इस तरह से इस कड़वाहट के साथ जाना पड़ेगा। और इसमें तो सर आप इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन था मेरा। पर ईश्वर की इच्छा कुछ और थी।
इसके बाद बाबरी मस्जिद गिरती है, प्रेसिडेंस रूल लगता है, प्रदेश में दंगे होने लगते हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जाता है। केंद्र सरकार को लगा कि एक स्ट्रॉन्ग डीजी चाहिए जो फिर से सांप्रदायिक स्थिति को कंट्रोल में ला सके, सामान्य बना सके। तो उनका भी प्रकाश सिंह ही शायद इसके लिए उपयुक्त होंगे। फिर से मुझे डीजीपी बनाया। वही ईश्वरीय न्याय था जो बाद में मुझे फिर स्थापित किया गया एस डीजीपी, और फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल बीएसएफ हो गया मैं, वहीं से रिटायर हो गया। और सर इतने जब समस्याएं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं, कहीं ना कहीं एक पुलिस अफसर की फैमिली लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो आपके मतलब आपकी पत्नी, आपके बच्चे कैसे इसमें कोऑपरेट कैसे करते थे? देखिए, ऐसा है कि पत्नी से मैं सरकारी बातें पहली बात तो करता ही नहीं था। बहुत से लोग रोज़ शाम को आते हैं और सारी सरकारी बातें अपनी पत्नी शेयर करते हैं, मैं उनमें नहीं था। मैं ये था कि भाई तुम अपना घर गृहस्थी देखो, मैं अपना सरकारी काम देखता हूँ और मैं सरकारी बातें, इसलिए मुझे पत्नी से कभी कोई व्यवधान नहीं मिला, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं जंगल में गया तो, नागालैंड में गया तो वहाँ वो खुशी खुशी गई, कश्मीर की पहाड़ियों पर गया तो वो खुशी खुशी गई, पंजाब के आतंकवाद क्षेत्र में गया, उसमें आतंकवाद चरम सीमा पे था जिस समय मैं गया, वहाँ गया तो वो भी वो खुशी खुशी रही, उसने कभी कोई परेशानी मेरी नहीं की। और बच्चे तो अपने पढ़ाई और खेल में मस्त रहते थे। और फिर उसके बाद मेरे मतलब सर्विस में रहते ही वो नौकरी में चले गए थे। हमारी शादी ज़रा अच्छे टाइम से हो गई थी, आजकल बहुत जैसे लोग लेट करते होते नहीं हुई थी। मैं नौकरी में आने के पहले ही मेरी शादी हो गई थी। जैसे ये जो 7 गाइडलाइंस इशू हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, उसमें एक ये भी था सर कि 2 साल तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, वो लागू हुआ सर? बहुत हद तक लागू हुआ है। 2 साल तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग केवल उन्हीं का जो फील्ड पोस्टिंग्स में है, जैसे कि स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जैसे कि डिप्टी एसपी इंचार्ज सर्किल है, जैसे कि सुपरिटेंडेंट पुलिस इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि डीआईजी इंचार्ज रेंज है, या आईजी इंचार्ज जोन है, या डीजीपी है स्टेट का। तो जो लोग फील्ड पोस्टिंग पे हैं, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ पे हैं, वो एक बार जब तैनात हो जाते हैं 2 साल के अंदर उनको ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। पर इसमें देखिए, कुछ स्टेट्स में तो बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है, और कुछ स्टेट्स में मैंने ये देखा है कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, सबऑर्डिनेट स्टाफ कोर्ट जाने में ज़्यादा मुस्तैद है। सीनियर अफसर तो ज़रा कोर्ट जाने में घबराते हैं। जैसे एक उदाहरण दे, एक स्टेट के डीजी साहब हटा दिए गए, तो मैंने कहा भाई आप ऐसी बात है, तुम यू कैन गो टू द कोर्ट। उनका सर कोर्ट जाएंगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा और सरकार भी नाराज़ हो जाएगी। तो सीनियर अफसर का तो ये एटीट्यूड होता है। पर दरोगा लेवल पे मैंने देखा कई स्टेट्स में लोग कोर्ट जाके भी अपना रिड्रेसल कराया है कि नहीं, हमें 2 साल के पहले हटा दिया गया। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पालन हो रहा है, पर ये एक ऐसा मापदंड है जिसका लाभ लेकर बहुत लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। अब तेलंगाना में बहुत अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मुझे याद है। आई थिंक 2 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड द। हाँ, 2 साल जब तक आप कहीं बलात्कार न कर दें, कहीं स्कैंडल में न फंस जाएं, घूसखोरी में न फंस जाएं, वोमेनाइजिंग में, ड्रिंकिंग में, कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे कि आपकी छवि एज डीजीपी या एज ए सुपरिटेंडेंट पुलिस धूमिल हो जाए, ऐसे कोई आप स्कैंडल में फंस जाएं इस तरह, तब तो दूसरी बात है। इसीलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स के अंतर्गत कोई कार्रवाई हो जाए इस तरह, तो उसको हटाया भी जा सकता है। बट सामान्य परिस्थितियों में आदमी 2 साल तक बना रहना चाहिए। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि हम जैसे बात कर रहे थे स्मार्ट पुलिसिंग की, आजकल चूँकि उसमें एक टेक्नोलॉजी भी है और आजकल की पुलिस पूरी टेक्नो सावी हो चुकी है, और उसमें ये देखा जाता है कि कई तो अपनी वर्दी में ही रील्स बना रहे हैं या तमाम ऐसी चीज़ें बना के। वर्दी में क्या बना रहे हैं? रील्स बना के डाल रहे हैं, गाने गा के डाल रहे हैं, जो कई पुलिस वाले ऐसे हैं। सो आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, और अपनी पब्लिसिटी तो कभी नहीं करना चाहिए। पब्लिसिटी आपका कर्म करे तो ठीक है, पब्लिसिटी आप खुद नेवर सीक पब्लिसिटी। और बहुत से अफसर ऐसे होते हैं जो प्रेस को कल्टीवेट करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी प्रेस को नहीं कल्टीवेट किया, प्रेस ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। और रिटायरमेंट के 30 साल बाद भी अभी देखिए, अभी आप भी मेरा पॉडकास्ट देते हैं। तो मैं हमेशा अधिकारियों से ही कहता हूँ कि नेवर कल्टीवेट द प्रेस। अगर तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारी ख्याति अच्छी है, तो प्रेस तुम्हारे पीछे भागेगा। पर अपनी रील बनाओ और उसको कहीं ट्विटर पे डाल दो, कहीं यूट्यूब में डाल दो, इस तरह करो, इस तरह पब्लिसिटी करो, ये बहुत ही घटिया बातें हैं। और आदमी को अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और काम अगर अच्छा है, ख्याति अच्छी है, तो वो ख्याति
खुद बोलेगी। उसके लिए आपको किसी प्रेस जर्नलिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।